रीनीट की एग्ज़ाम में कल जो एग्ज़ाम हुई उस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर एक फ्रॉग है तो फ्रॉग किसके थ्रू रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है, वो भी वाटर में। बेटा यहाँ पर पूरा का पूरा चार्ट मैंने बना के दिया है आपको कि हाँ वाटर है, एयर है वाटर में स्किन के थ्रू। डायरेक्टली आंसर है बेटा, स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है, जिसको मैंने एक्सप्लेनेशन करते टाइम क्यूटिनियस रेस्पिरेशन ये मेंशन किया। हेलो स्टूडेंट्स, तो कल रीनीट का पेपर हो चुका है। आई होप सो कि आपने मेरे चैनल पे जाके रीनीट का पूरा डिटेल एनालिसिस देख चुके हो। नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस टॉपिक लेने वाले हैं, और इसमें मैं एट द एंड जितने भी PYQs हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो सारे के सारे ऐड ऑन कर दूंगी। ठीक है, तो चलिए कोई भी टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन फर्स्ट आपको बेसिक क्लियर होने चाहिए कि ब्रीदिंग क्या होती है और रेस्पिरेशन क्या होता है। तो ब्रीदिंग मतलब जो सिर्फ आप गैस को इनहेल कर रहे हो और एक्सेल कर रहे हो, यानी कि सिर्फ आप जो एयर है वो एयर को आपने इनहेल किया है और एयर को आपने एक्सेल किया है, दैट इज़ नोन एज ब्रीदिंग। बट अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करूँ तो रेस्पिरेशन इज़ मच डीपर थिंग दैन ब्रीदिंग। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो गैस आपने इनहेल की है वही गैस अब आप इंटरनल सोर्सेज में जाएगी और इंटरनली जाने के बाद वो गैशियस एक्सचेंज परफॉर्म करेगी, और गैशियस एक्सचेंज परफॉर्म करने के बाद वो जितनी भी गैस है, जितनी भी एयर है, वो कहाँ जाएगी, वो टिश्यूज़ के टूवर्ड्स जाएगी। अब नेक्स्ट क्या है कि ब्रीदिंग में अभी हमने देखा कि इनहेलेशन एक्सहेलेशन का मतलब ही ब्रीदिंग होती है, बट रेस्पिरेशन में जो हमने इनहेल किया है वो गैस फूड के साथ जाके फूड को क्या कर रही है, ब्रेक डाउन कर रही है, और क्या रिलीज़ कर रही है, वो रिलीज़ कर रही है एनर्जी को। नेक्स्ट, ये जो ब्रीदिंग है, ये ब्रीदिंग क्या सिर्फ और सिर्फ हम नॉस्ट्रिल से ही कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट हो रहा है लंग्स का, यानी कि लंग्स के एंड पार्ट तक जाने के बाद वो गैशियस एक्सचेंज परफॉर्म हो रहा है। एंड पार्ट के पहले यानी कि नॉस्ट्रिल से लेके हमारे एल्वेोलार सैक तक ये क्या होता है ये आगे मैं बता दूंगी, बस अभी याद रखिए कि कहाँ से, नॉस्ट्रिल से लेके हमारे एल्वियोलाई सैक तक जितना भी पोर्शन बनता है वो पूरा का पूरा है ब्रीदिंग। और उसके बाद जो सेल के अंदर जा रही है गैस, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जा रही है, जिसका ब्रेक डाउन किया जा रहा है, वो आता है रेस्पिरेशन में। क्या इसमें एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, सिर्फ आप इनहेल और एक्सेल करो, कोई एनर्जी प्रोड्यूस होने का सवाल ही नहीं उठता, यानी कि नो एनर्जी इज़ प्रोड्यूस। और इसमें क्या हो रही है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है ये भी हम देखेंगे। इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ O2 एंड CO2 का एक्सचेंज हो रहा है, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, फूड के अंदर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल मिक्सअप हो रहे हैं, विच मीन्स ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मॉलिक्यूल। चलिए अब हम देखने जा रहे हैं कि ये जो हमने अब तक ब्रीदिंग पढ़ी है, ठीक है, अब तक हमने जो ब्रीदिंग पढ़ी है, क्या ये ब्रीदिंग में जितने भी गैसेस को हम इनहेल करते हैं, क्या वो गैसेस में कौन सी पर्टिकुलर गैसेस है जिसको हम इनहेल कर रहे हो, कितने % में इनहेल कर रहे हैं। चलिए, ये रही एक इनहेल का पैसेज और ये रहा एक्सेल का पैसेज। तो यहाँ पर जो गैस हम इनहेल कर रहे हैं, फर्स्ट कौन सी गैस रहेगी, फर्स्ट हम नाइट्रोजन इनहेल कर रहे हैं। ठीक है, अब नाइट्रोजन कितना % होता है एटमॉस्फेयर में, ये होता है 78% बेटा। ठीक है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन 78% होता है। अब क्या हमें हमारी बॉडी को नाइट्रोजन की ज़रूरत है, हमारी बॉडी को तो नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं है, यानी कि इनहेल तो हमने 78% किया है, तो एक्सेल हम नाइट्रोजन को कितना % करेंगे, बिल्कुल भी अगर ज़रूरत नहीं है, तो जितना हमने इनहेल किया है उतना ही हम क्या करेंगे, एक्सेल करेंगे, दैट इज़ 78% हम क्या करेंगे, एक्सेल कर देंगे। नेक्स्ट गैस की बात करते हैं हम, ऑक्सीजन की, O2 की। तो ये जो O2 गैस है ये कितना होता है, कितने % होती है एनवायरनमेंट में, ये होती है 21% बेटा। 21% अगर O2 है तो सारे के सारे 21% O2 को हम एक्सेल कर देंगे क्या, बिल्कुल भी नहीं। फिर फूड का ब्रेकडाउन कैसे होगा, इसलिए यहाँ पर 4% का डिफरेंस क्रिएट होता है, यानी कि सिर्फ हम एक्सेल करते हैं 17%। यानी कि अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है दैट इज़ 4% का। ये 4% जो गैस है ये कहाँ पर रह जाती है, ये रह जाती हमारे बॉडी के अंदर, जो कि टिश्यूज़ यूज़ करते हैं। और ये टिश्यूज़ क्या करते हैं, फूड को क्या करते हैं,
ऑक्सीडाइज करते हैं या फिर ऑक्सीडेशन परफॉर्म करते हैं, यानी कि फूड के अंदर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को मिक्सअप किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं और कौन सी गैस है, और एक गैस है दैट इज़ नोन एज कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है 0.03%। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हम इनहेल कर रहे हैं दैट इज़ 0.03%, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की हमें ज़रूरत नहीं होती है। और एक्सेल कितना करते हैं? अब क्या एक्सेल 0.03% करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। जितनी भी एयर हम इनहेल कर रहे हैं उसमें से ग्लूकोज का भी ब्रेक डाउन हो रहा है, C6H12O6 आपने ये सुना होगा। तो वो जो C6 है उसमें भी बहुत सारे कार्बन पार्टिकल्स हैं, यानी कि जितनी भी सारी चीज़ें मिक्सअप हो रही है। अब 0.03% हम एक्सेल नहीं करते हैं, हम एक्सेल करते हैं 4% कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपको एक क्वेश्चन आया होगा कि मैम हमने इनहेल तो 0.03% ही किया है, फिर 4% जो गैस है एक्स्ट्रा वो कहाँ से आई है? बेटा ये आई है ग्लूकोज से। जितने भी प्रोसेसिंग हो रही है हमारी बॉडी के अंदर वहाँ से कुछ ना कुछ कार्बन मटेरियल निकलेंगे, और यही कार्बन मटेरियल जब सबमर्ज हो जाते हैं तो उसी को हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और यही कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के बाहर निकल रही है, दैट इज़ 4%। क्या इतना क्लियर है? ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं हम। अब मैं बताऊंगी कि ब्रीदिंग रेट किसकी कितनी है, किसकी बॉडी में कितना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम देखने जा रहे हैं ब्रीदिंग रेट को। ठीक है, एक नॉर्मल ह्यूमन जब क्या बोलते हैं, एक नॉर्मल ह्यूमन जब डे टाइम पे इनहेलेशन एक्सहेलेशन परफॉर्म कर रहा है तो उस टाइम पे उसका ब्रीदिंग रेट क्या है, और नाइट के टाइम पे उसका ब्रीदिंग रेट क्या रहेगा? आपको क्या लगता है उसका ब्रीदिंग रेट क्या है? जब भी मैं बच्चों को ये क्वेश्चन पूछती हूँ तो बच्चों को ऐसे ही लगता है कि मैम ब्रीदिंग रेट तो डेफिनेटली 72 होगा। बेटा 72 जो है ना, वो 72 आपके हार्ट का रेट है बेटा, ब्रीदिंग रेट नहीं है। चलिए मैं यहाँ लिख रही हूँ, एक अलाइव पर्सन है, जिंदा पर्सन है, जिंदा ह्यूमन है। तो अगर वो ज़िंदा ह्यूमन डे के टाइम पे रेस्पिरेशन परफॉर्म कर रहा है तो उसका रेस्पिरेशन रेट कितना होगा? वो होता है बेटा 16 to 17 टाइम्स पर मिनट। ठीक है, 16 to 17 टाइम पर मिनट, मतलब 16 से 17 बार। आप काउंट करके देख सकते हो, एक दो बार ज़्यादा ही आएगा। क्यों? क्योंकि आप जब काउंट करने जाते हो तो आप फुल्ली फोकस्ड रहते हो, पर जब आप बैठे हो आपका ध्यान ही नहीं है उस टाइम पे आप 16 to 17 टाइम्स ही परफॉर्म कर रहे हो, यानी कि रेस्पायर कर रहे हो। नेक्स्ट बात करते हैं कि नाइट के टाइम पे। अब डे के टाइम तो हो गया, बट नाइट के टाइम की क्या सिचुएशन है? नाइट के टाइम पे जो पर्सन होता है ना, ये बहुत ही लोअर रेस्पिरेशन रेट के साथ रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है। यानी कि आपने देखा होगा कि आपके घर पे अगर पेरेंट्स वगैरह है जो कि स्नोरिंग करते हैं, उनकी स्नोरिंग रेट देखो ना कितना ज़्यादा, एकदम धीरे से करेंगे फिर धीरे से एयर को एक्सेल कर देंगे। यानी कि जितना स्लो करेंगे, जितना स्लोइंग रेट है, स्लोइंग रेट क्यों है? क्योंकि नाइट के टाइम पे ज़्यादा फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी हो ही नहीं रही है, यानी कि ज़्यादा ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की ज़रूरत ही नहीं है। यानी कि हम अगर स्लो डाउन भी करें तो भी हमारा काम हो सकता है, विच मीन्स 12 टाइम्स पर मिनट। ठीक है, नेक्स्ट, अब न्यूबॉर्न जो चाइल्ड होते हैं, ये चाइल्ड में एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, न्यूबॉर्न चाइल्ड में रेस्पिरेशन रेट हो या फिर क्या बोलते हैं, या फिर हार्ट का रेट हो, ये दोनों के दोनों बहुत ही ज़्यादा हाई होते हैं। और हाई मतलब 25 से 26 टाइम्स पर मिनट। अब इतना ज़्यादा हाई क्यों? बेटा ये इतना छोटा सा तो बच्चा है, इतने छोटे से बच्चे में इतने छोटे छोटे से लंग्स हैं। अब इतने छोटे से लंग्स के ऊपर अगर इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा तो उनका रेट जो है, रेस्पिरेशन रेट, वो कितना ज़्यादा हाई होगा। यही रीज़न है कि उनका जो रेस्पिरेशन रेट है या फिर उनका जो सर्कुलेटरी रेट है, जो आप उनका हार्ट रेट है, वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम, अब थोड़ी सी बात करते हैं आउटर जीके की। ठीक है, ये भी आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। तो आउटर जीके में आप ये याद रखो कि जो हाईएस्ट ब्रीदिंग रेट है वो किसका है सबसे ज़्यादा। यानी कि मैं ह्यूमन की बात नहीं कर रही हूँ, बट इन जनरल एनिमल्स में जो यहाँ पर हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट ब्रीदिंग रेट किसका है? हाईएस्ट ब्रीदिंग रेट। अब हाईएस्ट ब्रीदिंग रेट की अगर मैं बात करूँ ना, तो आपको ये याद रखना है कि ये आता है एक एनिमल जिसका नाम है श्रू।
ठीक है। इसका जो रेट है ना बेटा, ये रेट आपको याद रखने की ज़रूरत है सीरियसली। ये करता है 600 टाइम्स से लेके 800 टाइम्स पर मिनट। सोच पा रहे हो आप? हमारा है 16 to 17, हम अगर इतना रेट, इतने ज़्यादा हाई लेवल पे अगर रेस्पिरेशन परफॉर्म करेंगे ना, तो हमारे पूरे के पूरे जो सेल्स हैं, हमारे पूरे के पूरे जो लंग्स हैं ना, वो कोलैप्स हो जाएंगे, काम ही नहीं करेंगे, भगवान को प्यारे हो जाएंगे हम। ठीक है। नेक्स्ट, अब हाईएस्ट अगर पढ़ ही लिया है तो लोएस्ट भी पढ़ लेते हैं। लोएस्ट किसका होगा? लोएस्ट जो रेट है, लोएस्ट ब्रीदिंग रेट, ये किसका होगा? लोएस्ट ब्रीदिंग रेट। ओके, लोएस्ट ब्रीदिंग रेट जो है, ये लोएस्ट ब्रीदिंग रेट किसका हो सकता है? ये रहता है ग्रीन सी टर्टल का। आपने ये सुने होंगे या फिर डिस्कवरीज में देखा होगा। ये जो ग्रीन सी टर्टल है, इनका रेट होता है 0.3 से लेके 0.7 टाइम्स, ये 0 पॉइंट में टाइम्स पर मिनट। 1 मिनट में ये इतना मतलब रेस्पिरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। यानी कि आप सोचिए कि 1 मिनट में रेस्पायर कर ही नहीं रहे, बिल्कुल भी नहीं कर रहे। ठीक है। और आज तक का जैसे, हाँ, इसमें भी ना मैं ब्लू व्हेल का भी बता देती हूँ आपको। ओके, ये जो ब्लू व्हेल है बेटा, ये ब्लू व्हेल भी कितना रेस्पायर करती है? ये करती है 1 to 4 टाइम्स पर मिनट। ठीक है इसका, बट सबसे कम अगर बात करें तो ग्रीन सी टर्टल का ही है। और अब इसमें भी जीके में अगर एक ट्विस्टेड क्वेश्चन बताऊँ आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि कोई ऐसा पर्सन है जिसने अब तक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्ड किया है कि उसने बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ मतलब टाइम तक अपनी ब्रेथ को होल्ड करके रखा है, और कितना है? चलो मैं ये बता देती हूँ कि कितना है वो है 29 मिनट एंड 3 सेकेंड। ठीक है, 29 मिनट एंड 3 सेकेंड उसने होल्ड करके रखा है। उस पर्सन का नाम और वो पर्सन कहाँ से है, आपको मुझे ये बताना है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, अगर हमने ब्रीदिंग रेट देख चुके हैं, तो आपने कभी ना कभी अगर हॉस्पिटल में गए हो या फिर कभी ना कभी आपने ऐसी चीज़ देखी है, तो यहाँ देखिए कि वो जो ये रेट मेजर किया जाता है, ब्रीदिंग रेट मेजर किया जाता है, उस मेजरिंग एक इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? दैट इज़ नोन एज, ओके व्हाट हैपेंड, ओके, दैट इज़ नोन एज स्पायरोमीटर। अब ये स्पायरोमीटर बेटा आप देखोगे ना, स्पायरोमीटर दिखता कैसे है? स्पायरोमीटर ऐसे दिखता है कि ऐसी ट्यूब होगी और ऐसी 3 ट्यूब होगी लग के ही, आप गूगल करके देख सकते हो एक बार। ये जो स्पायरोमीटर है, ये स्पायरोमीटर, और इसी से कनेक्टेड ट्यूब होती है, इसी से कनेक्टेड ऐसी ट्यूब है। ठीक है, और यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा ट्यूब दी जाएगी, और इस एक्स्ट्रा ट्यूब के अंदर आपको ब्लो करना है। ठीक है, यहाँ से आपको ब्लो करना है। ब्लो करने के बाद यहाँ पर 3 डिफरेंट कलर्स के बॉल्स दिए जाएंगे। ऐड कर देती हूँ, यहाँ पर एक रहा ये बॉल। ओके, एक और बॉल ले लेते हैं हम, कौन सा कलर ले? ओके, येलो कलर ले लेते हैं, ये रहा येलो कलर का। और एक और बॉल लेते हैं, चलो वाइट कलर का लेते हैं क्योंकि वाइट कलर हमें आगे काम आने ही वाला है। सो ये रहा एक वाइट कलर का बॉल। ठीक है, ये 3 बॉल है। तो जैसे ही यहाँ से इनहेल किया हमने, यानी कि फूंक मारी, और बहुत ज़्यादा एक ही फूंक में हमें ये बॉल्स को ऊपर लेके जाना होता है और एक्सेल भी करना होता है। तो इसके ऊपर जो पूरा का पूरा मतलब हमारे, अगर डॉक्टर हमारे सामने खड़े हैं तो वो ये नोटिस करते हैं कि आपकी लंग्स की कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, ये डिवाइस का नाम है स्पायरोमीटर। मैं चाहती हूँ कि आप एक बार यूट्यूब पे जाके इस डिवाइस को कैसे यूज़ करते हैं या फिर क्या इसके बेनिफिट्स है वो देख लें। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। अब ये आपके स्कूल एग्ज़ाम में हो या फिर आपके नीट में, अभी जैसे कल एग्ज़ाम हुई है नीट की, तो नीट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें पूछा गया है कि ये जो फ़िश है, ये फ़िश अगर वाटर के अंदर है तो ये किसके थ्रू रेस्पिरेशन परफॉर्म करी है? उस रेस्पिरेशन को क्या बोला जाता है? बेटा उसमें 4 ऑप्शन लिटरली थे, जिसमें ट्रैकिया था, जिसमें गिल्स थे, जिसमें स्किन और जिसमें लंग्स भी थे। ठीक है, तो उसका आंसर क्या था? उसका आंसर था स्किन, जिसको मैंने एक्सप्लेन करते टाइम ये भी मेंशन किया है कि उसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोला जाता है।
चलिए हर एक इंसेक्ट के बारे में देखते हैं, जिसमें यहाँ पर एनिमल है, रेस्पिरेटरी मीडियम है, कौन से मीडियम में, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कौन से मीडियम में, ऑर्गन कौन सा यूज़ हो रहा है, और सरफेस कौन सा यूज़ हो रहा है, यानी कि बॉडी का कौन सा पार्ट यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये जो अमीबा है, ये अमीबा कौन से मीडियम में रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है, वाटर मीडियम में। इसके पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन है क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक सेल है, यूनिसेलुलर है। नेक्स्ट, अब कोई भी इसके पास सरफेस प्रेजेंट नहीं है, तो ये किससे रेस्पिरेशन परफॉर्म करेगा? ये करेगा सेल सरफेस से रेस्पिरेशन परफॉर्म। नेक्स्ट चलते हैं हम प्लानेरिया। ये प्लानेरिया, बेटा प्लानेरिया के बारे में एक चीज़ याद रखो, प्लानेरिया के पास हाई रीजनरेटिव पावर्स होती है, हाई रीजनरेटिव पावर। ठीक है, हाई रीजनरेटिव पावर क्या होता है? हाई रीजनरेटिव पावर मतलब अगर इस प्लानेरिया को आप 3 टुकड़ों में कट कर दो तो भी ये 3 टुकड़े कुछ हफ्ते बाद ही दोबारा से 3 प्लानेरिया में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, दैट इज़ नोन एज हाई रीजनरेटिव पावर। ओके, अब एक और क्वेश्चन पूछती हूँ, कमेंट बॉक्स में आप बताइए मुझे कि ऐसा कौन सा ऑर्गन है हमारी बॉडी में प्रेजेंट है और वो हाई रीजनरेटिव पावर शो करता है। नेक्स्ट, ये जो प्लानेरिया है, ये प्लानेरिया का मीडियम क्या होगा? वाटर मीडियम होता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन इसके पास भी नहीं होता है, और ये किससे रेस्पायर करता है? ये करता है बॉडी सरफेस के थ्रू, क्योंकि ये विजिबल है बेटा। ठीक है, ये मल्टी सेलर है तो बॉडी सरफेस के थ्रू ही करेगा, यूनिसेलर होता तो सेल सरफेस के थ्रू करता। नेक्स्ट जो इंसेक्ट है हम देखते हैं, ये एयर मीडियम है उनका। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है ये है ट्रैकिया, और रेस्पिरेटरी सरफेस जो है वो ट्रैक्यूल है। नेक्स्ट फिश, फिश जो वाटर में ही रहती है, और ये तो सबको पता है कि गिल्स के थ्रू ही रेस्पिरेशन परफॉर्म करती है, और इसका सरफेस है गिल प्लेट या फिर ब्रोंकियल रेस्पिरेशन। और ब्रोंकियल रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? जब ह्यूमन रेस्पिरेशन पढ़ाऊंगी तो ब्रोंकियल क्या होता है, क्यूटेनियस क्या होता है, सब कुछ उसी में कवर कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब एम्फीबियंस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज़्यादा। आप सब कुछ भूल सकते हो बट ये नहीं। ठीक है, एम्फीबियन, वो भी टेडपुल के बारे में बोला गया है। टेडपुल जो है वाटर में प्रेजेंट होता है, गिल्स के थ्रू रेस्पायर करता है, और इसके पास होते हैं गिल फिलामेंट्स। अगर मैं एम्फीबियंस के एडल्ट की बात करूँ तो एम्फीबियंस के एडल्ट में जैसे फ्रॉग आता है, फ्रॉग वाटर से भी रेस्पिरेशन परफॉर्म कर सकता है, और जब वो वाटर में है तो वो स्किन से करेगा, और जब वो वाटर में है स्किन से रेस्पिरेशन परफॉर्म कर रहा है तो उसको क्या बोला जाता है? इपिथेलियल स्किन सरफेस या फिर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहा जाता है। अगर वही फ्रॉग एयर में है तो वो करेगा बक्कल कैविटी के थ्रू, जिसको बोला जाता है बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन। और वही फ्रॉग अगर एयर में है और लंग्स के थ्रू कर रहा है तो उसको बोला जाता है एल्वियोलाई, जो कि ह्यूमन जैसा ही है। और इसमें लास्ट में रेप्टाइल, बर्ड, मैमल्स के बारे में है। तो ये तीनों के तीनों जो है, ये तीनों के तीनों क्या कर रहे हैं? एयर के थ्रू परफॉर्म कर रहे हैं, और तीनों के पास क्या प्रेजेंट होता है? लंग प्रेजेंट होते हैं। और इन 2 रेस्पिरेशंस को क्या बोला जाता है? एल्वियोलर रेस्पिरेशन या फिर पल्मोनरी रेस्पिरेशन। याद रखिए, पल्मो वर्ड इज़ रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है? ये इज़ रिलेटेड टू लंग्स। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब रेस्पिरेशन के 2 टाइप्स होते हैं बेटा। अब कैसे टाइप्स? जैसे हमने ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन देखा है, ठीक है, वो तो हमारा इनहेलेशन एक्सहेलेशन के बेसिस पे था। बट अब अगर मैं टाइप की बात करूँ तो टाइप का मतलब क्या होता है कि रेस्पिरेशन 2 टाइप से परफॉर्म हो सकता है। एक, जैसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, जैसे हम अभी इनहेल कर रहे वीडियो देखते देखते, तो ये हमारा रेस्पिरेशन परफॉर्म हो रहा है, दैट इज़ नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। और एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है कि जैसे आपने कभी देखा होगा कि ऑक्सीजन नहीं भी होती है तो भी कोई ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ग्रो करते हैं। अभी रेनी सीज़न चलेगा तो रेनी सीज़न में देखो आपकी टी शर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा वाइट पैचेस आना शुरू हो जाते हैं, तो उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है क्या? बिल्कुल नहीं। उनको किस चीज़ की ज़रूरत होगी? इनको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं दैट इज़ नोन एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। और जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कर रहे हैं दैट इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? एरोबिक रेस्पिरेशन में ब्रेक डाउन किया जा रहा है किसको? ग्लूकोज को। किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज़ किया जा रहा है। अब कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है? कितनी एनर्जी होगी? ये कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है अराउंड 38 ATP। ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ। और अगर एनारोबिक की बात करूँ तो यहाँ पर भी एनर्जी रिलीज़ हो रही है, बट ये कितनी हो रही है? ये हो रही है 2 ATP। अब 2 ATP कैसे हो रही है? इक्वेशन में देखते हैं। और ये कहाँ पर हो रही है? अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर O2 बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है। ऑब्वियसली विदाउट O2 एरोबिक रेस्पिरेशन हो ही नहीं पाएगा। और यहाँ पर O2 इसेंशियल नहीं है, यहाँ पर कौन सा इसेंशियल होगा? कार्बन डाइऑक्साइड इसेंशियल होगा।
नेक्स्ट, ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये कहाँ परफॉर्म हो रहा है? ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में परफॉर्म हो रहा है और साइटोप्लाज्म के साथ माइटोकॉन्ड्रिया में भी। अब ये क्या है, इसको ऐसे समझिए कि ये एक सेल है, ठीक है। सेल के अंदर यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है और सेल के साइटोप्लाज्म में बहुत सारे जो जितने भी पार्टिकल हमने कंज्यूम किए वो सारे के सारे पार्टिकल यहाँ आ गए हैं। अब सबसे पहला जो ब्रेकडाउन होता है ये ब्रेकडाउन होता है आपके साइटोप्लाज्म में, जिसको बोला जाता है ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। और उसके बाद ये जो ब्रेकडाउन है ये ब्रेकडाउन पार्टिकल कहाँ जाएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया में जाएंगे और ये दोनों के दोनों जब इकट्ठा परफॉर्म करते हैं दैट इज़ नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। बट अगर मैं एनारोबिक की बात करूँ तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म में तो ब्रेकडाउन हो रहा है बट ये पार्टिकल कहीं पर भी माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जा पा रहे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ वो कहाँ पर रह जा रहे हैं? वो रह जा रहे हैं साइटोप्लाज्म में। इसलिए इसको बोला जाता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसका अगेन ब्रेकडाउन नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट, ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ब्रेकडाउन होगा तो कंप्लीट ऑक्सीजन फूड के अंदर मिक्सअप हो जाएगा, दैट इज़ नोन एज कंप्लीट ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर फूड में मिक्स हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, कुछ पार्टिकल मिक्स हो रहे हैं, कुछ पार्टिकल एज इट इज़ है, दैट इज़ इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन प्रोसेस। नेक्स्ट, एंड प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा? जैसे हमने एयर को इनहेल किया है और फूड को कंज्यूम किया है, कौन सी चीज़ रिलीज़ हो रही है हमारी बॉडी से? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है और कुछ अमाउंट ऑफ वाटर भी रिलीज़ हो रहा है। बट जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में, हमारी बॉडी में भी एनारोबिक होता है, हाँ ये भी आप याद रखिए। अब अगर हमारी बॉडी कभी अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जैसे हम बहुत ही ज़्यादा किसी फ्रेंड के घर जाना है या फिर हम लेट हो रहे हैं स्कूल जाने के लिए, बहुत ज़्यादा भागते भागते गए और जाते बराबर जैसे ही हम पहुँचे, टाइम पे तो पहुँच जाएंगे बट जो हमारे पैर कभी यूज़ नहीं किए जाते हम भागने के लिए ज़्यादा, बट अचानक से एक दिन हम भागे हैं और भागने के बाद जो पैरों में दर्द होता है, जो क्रैम्प्स आते हैं, वो क्रैम्प्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपके बॉडी में जो ऑक्सीजन था वो ऑक्सीजन आपके बॉडी के पूरे सेल ने यूज़ कर लिया। अब ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो गई है, पैरों में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो गई है तो वहाँ पर किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा बेटा? वहाँ पर होगा लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन, क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं है। और इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कौन सा रेस्पिरेशन परफॉर्म होता है? वो होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि लैक्टिक एसिड फॉर्म होगा। फिर इथेनॉल कहाँ होता है? इथेनॉल मतलब यहाँ पर टोटली अगर ऑक्सीजन अब्सेंस हो, यहाँ पर क्या है? लैक है, यानी कि थोड़ा बहुत है बट जितनी की ज़रूरत है उतनी नहीं है। बट एक इथेनॉल मतलब है कि जहाँ पर ऑक्सीजन बिल्कुल भी प्रेजेंट है ही नहीं, वहाँ पर फॉर्म होता है इथेनॉल, ठीक है। यहाँ पर कितनी एटीपीज़ होती है बेटा? 36 से 38 एटीपीज़ बनती है। यहाँ देखिए सिर्फ 2 एटीपी बनती है। ये कहाँ परफॉर्म होता है? प्लांट एंड एनिमल में। ये कहाँ परफॉर्म होता है? ईस्ट, बैक्टीरिया एंड मसल सेल में, ठीक है। ईस्ट, बैक्टीरिया एंड मसल सेल में। और यही मसल सेल में जब परफॉर्म हो रहा है तो बन रहा है लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट चलते हैं हम। अब हम देखेंगे कि जो आपका एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन है, जिसको मैंने समझाने की कोशिश की थी बट उसको मैं और डिटेल में बताना चाहूँगी कि नाउ जस्ट अज्यूम कि आपने फूड कंज्यूम किया है और ये जो फूड है ये फूड आपने ग्लूकोज के फॉर्म में कंज्यूम किया, दैट इज़ C6H12O6, ठीक है। अब ये जो कार्बन के 6 मॉलिक्यूल है, यही कार्बन के 6 मॉलिक्यूल को मैंने यहाँ रखा है, ठीक है। कार्बन के 6 मॉलिक्यूल, ओके, ये रहे कार्बन के 6 मॉलिक्यूल। मैं ऐसे बना देती हूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये रहे 6 कार्बन के मॉलिक्यूल, ठीक है। 6 कार्बन के मॉलिक्यूल हो गए और इसको हमने क्या बोला है? इसको हमने बोला है ग्लूकोज। नेक्स्ट, ये जो ग्लूकोज है ये अब ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में जाएगा, क्योंकि हमने फूड को कंज्यूम किया है तो फूड कहाँ जाएगा? फूड ऑब्वियसली जाएगा कहाँ पर? साइटोप्लाज्म में जाएगा। जैसे ही ये साइटोप्लाज्म में जा रहा है, साइटोप्लाज्म में जैसे ही जाएगा, अब ये कार्बन के मॉलिक्यूल्स को पाइरूवेट में कन्वर्ट किया जाएगा। अब बच्चों नाम सुनते ही डरना नहीं है। इन शॉर्ट पाइरूवेट का मतलब क्या होता है? यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल्स है, 6 मॉलिक्यूल को 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दो, यानी कि कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे? वो बनेंगे 2 पाइरूवेट। 2 पाइरूवेट के मॉलिक्यूल बनेंगे। कैसे बनेंगे यहाँ समझिए। ये रहा 1 2 3, ये एक पाइरूवेट, और ये रहा 1 2 3, ये दूसरा पाइरूवेट। यानी कि कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं? कितने कितने कार्बन बन रहे हैं? 3 कार्बन की एक साइकिल बन रही है, 3 कार्बन का एक पूरा की पूरी स्ट्रेट लाइन बन रही है, ठीक है।
और ये जब टूट रहे हैं तो कितनी एनर्जी रिलीज़ होगी, ये एनर्जी रिलीज़ होगी 2 ATP। ऐसे समझिए 2 बार टूट रहा है तो 2 बार एनर्जी रिलीज़ होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं कि ये जो अब पायरुवेट टूट चुके हैं, अब पायरुवेट टूटने के बाद इनका यूज़ कहाँ किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ समझिए कि इनका यूज़ किया जा रहा है एक एरोबिक प्रोसेस में और इनका यूज़ किया जा रहा है एक एनारोबिक प्रोसेस में। अब एरोबिक एनारोबिक अभी मैंने बताया था, तो ये जो परफॉर्म हो रहा है एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में, ओके यहाँ लिख देती हूँ मैं, ये रहा आपका एरोबिक यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो कि कहाँ हो रहा है ये भी आपको याद रखना है। बताया था साइटोप्लाज्म के बाद कहाँ जाता है, ये जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में। और अगर मैं एनारोबिक की बात करूँ तो ये जो एनारोबिक है, ये एनारोबिक कहाँ परफॉर्म होगा, ये परफॉर्म होगा साइटोप्लाज्म में ही, साइटोप्लाज्म में, क्योंकि साइटोप्लाज्म के आगे वो जा ही नहीं पा रहा है ना, जाता तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में परफॉर्म होता, दैट इज़ अगेन वो एरोबिक रेस्पिरेशन में ही आता। पर आपको ये भी इसमें याद रखना है एक एक्स्ट्रा पॉइंट कि अगर ये साइटोप्लाज्म में ही परफॉर्म हो रहा है तो ये कहाँ परफॉर्म होता है, ओके एक मिनट, हाँ ये कहाँ परफॉर्म हो रहा है, ये परफॉर्म हो रहा है RBCs में। और RBCs में अगर परफॉर्म हो रहा है तो इसके लिए एक पाथवे चलता है, दैट पाथवे इज़ नोन एज पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, ठीक है, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, ये एक्स्ट्रा है आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट अब एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म हो रहा है तो एरोबिक रेस्पिरेशन में एरोबिक रेस्पिरेशन में यहाँ पर किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा। बताया था कि इनहेल करने के बाद एक्सेल कौन सी चीज़ कर रहे हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल कर रहे हैं, प्लस वाटर को एक्सेल कर रहे हैं, प्लस कुछ अमाउंट ऑफ ATP बन रही है। एरोबिक रेस्पिरेशन में सबसे ज़्यादा ATPs बनती है, दैट इज़ 38 ATP, ठीक है 38 ATP बनेगी। ये इसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या कर दिया है, मतलब ये बैलेंस इक्वेशन ही है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6 वाटर मॉलिक्यूल प्लस 38 ATPs क्या हो रही है, रिलीज़ हो रही है। वही अगर मैं एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करूँ तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी अभी ये चार्ट ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी और 2 प्रोसेसेस बाकी है। और ये कौन सी 2 प्रोसेसेस है, यहाँ देखो, एक है अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ओके यहाँ पर मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूँगी इस चीज़ को। कौन सा कलर यूज़ करें बेटा, ओके हाँ ठीक है, चलो ये यूज़ कर लेते हैं। एक होता है एब्सेंस, यानी कि बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंस ऑफ O2। और यहाँ पर क्या है, लैक ऑफ O2, यानी कि प्रेजेंट तो है बट अमाउंट कम है। अब एब्सेंस ऑफ O2 है तो एब्सेंस ऑफ O2 ये कहाँ परफॉर्म होता है, ये होता है बेटा ईस्ट सेल में, जिसको आप फर्मेंटेशन बोलते हो ना, फर्मेंटेशन, ठीक है, जो आप मस्त चाव से इडली खाते हो, डोसा खाते हो, वो फर्मेंटेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट ये लैक ऑफ कहाँ हो रहा है, ये हमारी बॉडी में हो रहा है, दैट इज़ मसल सेल में। अब देखते हैं कि ये जो परफॉर्म हो रहा है इसमें कौन से प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं। इसमें प्रोडक्ट फॉर्म होता है इथेनॉल, और इथेनॉल के साथ होता है कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ एनर्जी बनती बेटा। कितनी एनर्जी बनती है ये आपको याद रखना है, दैट इज़ 2 ATP, ठीक है। और ये भी याद रखिए जो फर्मेंटेशन प्रोसेस हो रही है तो ये कौन से बैक्टीरिया की वजह से हो रही है, ये आप याद रख सकते हैं अगर याद रखना हो तो सैक्रोमाइसीस सेरेवेसिया, ठीक है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नाम है बट आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट लैक ऑफ ऑक्सीजन की अगर बात करें, वो भी मसल में हो रही है, तो इसको याद करने का तरीका ये रहा, L से आप लिखिए लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी फॉर्म हो रही है, कितनी एनर्जी बन रही है, 2 ATP बन रही है बेटा, दैट्स इट। अब आपको याद रखना है तो सिंपलेस्ट मेथड है, एरोबिक रेस्पिरेशन हमारे बॉडी में हो रही है, हम क्या इमिट कर रहे हैं, हम इमिट कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड, और हमारी बॉडी में हो रही है और हम मूविंग नेचर में रहते हैं हमेशा, तो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ 38 ATP। और एनारोबिक अगर हो रही है तो वो साइटोप्लाज्म में ही हो रही है, और हमारे मतलब बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है ऑक्सीजन, तो वो ईस्ट में हो रहा है जिसमें इथेनॉल फॉर्म हो रहा है। और अगर लैक है यानी कि प्रेजेंट तो है
बट कम अमाउंट में प्रेजेंट है, वो हो रहा है मसल सेल में, जिसमें एल से लैक ऑफ ऑक्सीजन, एल से लैक्टिक एसिड, दोनों में सिर्फ 2 ATPs बन रही है क्योंकि ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है। तो एनर्जी क्या बनेगी इसमें? एनर्जी बहुत ही कम बनेगी। क्या इतना क्लियर है आप लोगों को? ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट अब थोड़ा सा ना एरोबिक रेस्पिरेशन में कौन कौन सा पाथवे यूज़ किया जा रहा है, कौन कौन से स्टेप्स हैं, वो आप लिख के रख सकते हैं। अगर आपको आपके क्वेश्चन को, आंसर को इन्हांस करना है तो आप लिख के रख सकते हैं यहाँ पर। ओके, हेडिंग दे दीजिए आप। और नोट्स ना आपको साथ ही में बनाने हैं, ऐसे नहीं कि आप वेट कर रहे हो कि नहीं मैम लिखेंगी और उसके बाद हम नोट्स बनाएंगे। अभी आपको लिखना है एरोबिक रेस्पिरेशन में। अब एरोबिक रेस्पिरेशन में भी 2 टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं, एक इंटरनल रेस्पिरेशन होता है, एक एक्सटर्नल होता है। ठीक है, तो कौन कौन से स्टेप्स जो है वो इन्वॉल्व है वो हम देखते हैं। चलिए, तो यहाँ मेंशन कर देती हूँ मैं, स्टेप्स इन्वॉल्व इन एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप लिखने जा रही हूँ। फर्स्ट स्टेप क्या है? हम इनहेल करते हैं, यानी कि इनहेल को मैं ये लिख सकती हूँ कि हम सिर्फ ब्रीदिंग कर रहे हैं। ओके, ये क्या लिख दिया मैंने, 1 मिनट। हम क्या कर रहे हैं? ब्रीदिंग कर रहे हैं, और ब्रीदिंग को ही क्या बोला जाता है? पल्मोनरी रेस्पिरेशन बेटा, या फिर पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन। नेक्स्ट पल्मोनरी वेंटिलेशन, नेक्स्ट आता है डिफ्यूजन। अब वेंटिलेशन तो कर लिया हमने, ठीक है, यानी कि हमने रेस्पिरेशन परफॉर्म कर लिया। अब ये गैसेस क्या होगी? ये गैस का डिफ्यूजन होगा। और डिफ्यूजन किस चीज़ का हो रहा है? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस, कहाँ पर हो रही है? अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन। एल्वियोलर मेम्ब्रेन में हो रही है। उसके बाद क्या होगा? एल्वियोलर मेम्ब्रेन में डिफ्यूजन होने के बाद अब ये ट्रांसपोर्ट होगी कि नहीं होगी? यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड। अब ब्लड में ट्रांसपोर्ट की जाएगी। ब्लड में ट्रांसपोर्ट करने के बाद क्या होगा? ये जो डिफ्यूजन प्रोसेस है, अब सिर्फ ऑक्सीजन ही लिया है, बट कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगा बेटा? डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। ब्लड और टिश्यू के इन बिटवीन होगा। ये जो एक्सचेंज है, ये एक्सचेंज होगा कि नहीं होगा? याद देखिए, ये जो एक्सचेंज हो रहा है, ब्लड में से टिश्यू में जा रहा है और टिश्यू में से कहाँ जा रहा है? ब्लड में आ रहा है। यानी कि ये कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये क्या है? ये ऑक्सीजन है जो एक्सचेंज परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट लास्ट स्टेप, दैट इज़, अब क्या हो रहा है? हमने एक्सचेंज तो कर लिया, बट यूटिलाइजेशन हुआ है क्या? यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय दी सेल, जिसको हम कौन सी प्रोसेस बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन। कैटाबॉलिक मतलब हर एक पार्टिकल को तोड़ा जा रहा है, दैट इज़ नोन एज कैटाबॉलिक रेस्पिरेशन। अब दोनों में से ये जो फर्स्ट स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप, ठीक है, इस फर्स्ट स्टेप को बोला जाता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, फर्स्ट स्टेप को बोला जाता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, क्योंकि एक्सटर्नली हो रही है। बाकी जितनी भी ये चारों के चारों स्टेप्स हैं, इसको बोला जाता है कौन सा रेस्पिरेशन बेटा? इसको बोला जाता है इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन। अब ये रहा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और ये रहा इंटरनल रेस्पिरेशन। क्या इतना क्लियर है? ठीक है, आप एक और बार पढ़ लीजिए कि ये सिर्फ हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर हम इनहेल एंड एक्सहेल कर रहे हैं बेटा। देखो, ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो सिर्फ जो आउटर ब्रीदिंग है दैट इज़ नोन एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और उसके बाद जितनी भी गैसियस एक्सचेंज हो रहा है आपके पूरे की पूरे बॉडी में, उसको कहा जाता है इंटरनल रेस्पिरेशन। ओके, सो आज के लिए, आज फर्स्ट पार्ट में बेसिक इतना
ठीक है। उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम रेस्पिरेशन इन ह्यूमन कंट्रोल करेंगे, पूरा का पूरा कवर करेंगे। और रेस्पिरेशन इन ह्यूमन में मैं आपको बताऊंगी कंडक्टिंग पार्ट क्या होती है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं, डायग्राम्स, सारी की सारी रेस्पिरेटरी पाथवे ही पूरा का पूरा हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप पूरा का पूरा आप दोबारा से वीडियो देखिए और अच्छे से नोट्स बनाइए। नेक्स्ट लेक्चर में भी और अच्छे से नोट्स बनाएंगे। थैंक यू सो मच।